सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। इस वीडियो के माध्यम से हम सभी शिक्षक साथियों के लिए निष्ठा प्रशिक्षण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी शेयर करेंगे। ये वो प्रश्न होंगे जो प्रत्येक शिक्षक के लिए आगे आने वाले कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो हम इन प्रश्नों को ज़रूर देखें और अपना निष्ठा प्रशिक्षण का जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट लास्ट में होना है, जैसे अभी हमारे मध्य प्रदेश में निष्ठा प्रशिक्षण के जो मॉड्यूल छूट गए हैं कुछ शिक्षक साथियों के लिए, उनके लिए लिंक ओपन हुई है और हमारे शिक्षक साथी 1 से 18 तक के जो मॉड्यूल छूटे हुए हैं उन्हें बाखूबी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अधिक से अधिक साथी इस प्रशिक्षण को पूरा कर लेंगे और आगे जो कॉम्पिटेंसी टेस्ट होना है, जिसे पूर्ण होने के बाद ही हमें NCERT से सर्टिफिकेट कोर्स जो होगा सर्टिफिकेट कोर्स का वो मिलेगा। तो कैसे हम इसमें अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, इसके लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहला साथियों इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। तो इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, इसमें ये दिया गया है सबसे लास्ट में, यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है। तो ये हमारा इस पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है। ये आंसर हमारा इसका सही है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है। तो ये 3 वाक्य हैं, 3 के तीनों ही सही हैं। जैसे यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, NCERT को NCF विकसित करने के लिए आदेश देता है और यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति के लिए उचित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है। तो 3 के तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए इसका सभी ऑप्शन सही आएगा। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है। तो शिक्षक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, ये इसमें महत्वपूर्ण नहीं है। बाकी जो दोनों ऑप्शन हैं ये इसमें महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका आंसर है शिक्षक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। ये हमें नहीं देती कि बढ़ावा देने के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं हो ये, तो ये आंसर हमारा सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे, राम दृष्टि बाधित है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा। तो स्कूल भवन के स्पर्श नक्शे, ये सबसे उपयोगी होगा, क्योंकि दृष्टि बाधित के लिए ब्रेल लिपि उपयोगी होती है। तो जो स्कूल का भवन का एक नक्शा है वो ब्रेल लिपि आधारित हो, स्पर्श वाला हो, जिससे उसको समझ सके कि हमें कहाँ कैसा उपयोग करना है। तो ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न होगा साथियों, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष इसे लागू किया गया। तो RTE वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया था और 2010 से इसे लागू किया गया है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 RPWD अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है, जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। तो साथियों 4 ऑप्शन इसके भी होंगे। इसका आंसर सही है, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। तो ये इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे, यदि समान विकलांगता वाले 2 बच्चे हैं तो कौन सा कथन उनके लिए सही होगा। कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि अलग अलग विकलांगता है, तो जो जिस तरह की विकलांगता वाला है उसे उसी हिसाब से हमें शिक्षा देना पड़ेगी। तो इसके लिए ऑप्शन हमारा सही है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी। और एक प्रश्न आगे देखते हैं हम कि इन सभी को छोड़कर UDL यूनिवर्सल डिसेबल लर्निंग ये होती है जो, तो काम करने में के कई साधन या व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन। तो ये सभी इसमें है व्यवहार प्रबंधन के कई साधन, ये ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूद 10.2
के डिजाइन को बदलने का प्रस्ताव है। जो 10+2 का अभी है उसे 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया जा रहा है इस नीति के तहत। तो इसका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी नीति किन वर्षों में तैयार की गई? साथियों, तो इसमें जो नीति थी वो सबसे पहली नीति 1968 में बनी और 1964 में। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, तदानुभूति क्या होती है? तो तदानुभूति क्या है? किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। हम अपने आप को किसी दूसरे की जगह पर रखें और उसकी जैसा महसूस करें, फिर हम सोचें, तो यही तदानुभूति है। इसीलिए इसका आंसर ये सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? तो ये है छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। शिक्षक यदि ऐसा होगा तो वो एक संवेदनशील शिक्षक होगा, तभी ये कर पाएगा। तो ये दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, स्कूल कक्षाओं में स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं। कैसे? संवेदनशीलता और देखभाल। शिक्षक को एक संवेदनशील होना चाहिए, उसके अनुसार ही उसके बाद ही उसे देखभाल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें। तो ये है आपका सुरक्षित और स्वीकृत। मतलब सुरक्षित जब वातावरण होगा, सुरक्षित माहौल हम प्रदान करेंगे, तभी उसमें छात्र एक अच्छा अनुभव कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है साथियों, एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित या दर्शा सकता है। किस प्रकार दर्शा सकता है? दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, उनके विचारों से अवगत होंगे, तो हम संवेदनशीलता के गुण को अपने को चित्रित कर रहे होंगे। ये इसका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्र के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इसके जो 3 ऑप्शन इसमें दिए गए, मौखिक अभिव्यक्ति, गैर मौखिक अभिव्यक्ति और व्यवहार और कार्य, तो तीनों ही आंसर सही है, इसलिए सभी इसका ऑप्शन आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है। तो ये है दृष्टिकोण को जानना, यही इसका सही आंसर है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, बच्चों के समूह के बीच दृढ़ के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? तो किसका उपयोग करेंगे? बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। ये हम इस युक्ति का सबसे ज़्यादा शिक्षकों को उपयोग करना चाहिए, यही महत्वपूर्ण है। तो ये ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? निर्णय लेने में मदद करना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं की समझ को सुकर बनाना, या व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना। तो चौथा वाला ऑप्शन है व्यक्तियों के लिए समस्याओं का समाधान करना। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और यही इसका ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं। किस तरह से? आँखों से संपर्क करके, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, या इस तरह से जो ऑप्शन है, तो आँखों से संपर्क करके संप्रेषण कर सकते हैं। ये इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? तो ये गरीब परिवारों में या कुलीन परिवारों में, दोनों ही परिवारों में होती है, इसलिए इसका दोनों ही आंसर है कि ऊपर के दोनों, ये इसका सही आंसर है। अगला है, इस आसन को पहचाने। तो जो आसन दिखाई दे रहा है, ये जो आसन है, कौन सा आसन है? तो ये आसन है भुजंगासन। तो इस तरह से इसका आंसर पहला ही सही है, भुजंगासन। अगला प्रश्न है, सभी भावनाएं कैसी होना चाहिए? व्यक्त की जानी चाहिए, कोई छुपाना नहीं चाहिए, यही आंसर इसका सही है, भावनाओं से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची जाती है? साथियों, इसका जो सही आंसर है वो है हस्तोत्तासन। ये हमारा पहला वाला आंसर इसका सही है। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? तो उचित अनुपात प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मतलब इन सभी का
जो भी हमारे पोषक तत्व हैं उनका सभी का एक उचित समावेश होना, ये सही होता है एक पोषक आहार, संतुलित आहार। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। अगला प्रश्न है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता? तो ये इनमें से कोई नहीं, ये जो तीन ऑप्शन दिए गए ये सभी सुरक्षा और स्वच्छता से संबंधित है, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता? तो ये टीवी पर व्यायाम देखना, टीवी पर व्यायाम देखने से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं हो जाता, इसलिए इसका आंसर ये है कि शारीरिक स्वास्थ्य में ये चीज़ नहीं आती है। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये चार कथन दिए गए हैं, इसमें जो सत्य कथन है वो पहला वाला ही है, हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक और सामान्य और स्वस्थ होते हैं। तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में किन का समावेशन किया जा सकता है? तो ये शारीरिक शिक्षा में सभी का समावेशन, तीनों ऑप्शन है, इन सभी को शारीरिक शिक्षा में इंक्लूड कर सकते हैं, समावेशित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट, गैजेट और मीडिया में के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? तो सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना। साथियों ये कई बार बताते भी रहते हैं कि हमें सोशल मीडिया पर कोई पिन या अपनी कोई गोपनीय जानकारी को नहीं बताना चाहिए, तो ये सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इसे हमें साझा नहीं करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, ई सामग्री निर्माण के लिए के निःशुल्क और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं? तो ये सभी हैं, H5P, स्क्रैच, एडेसिटी और वीडियो एडिटर। तो ये सभी ओपन सॉफ्टवेयर मंच हैं, इसलिए इसका उपरोक्त सभी या सभी इनका आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये दूसरा वाला कि ओपन सोर्स वीडियो एडिटर गेम्स और एनिमेशन बनाने के लिए फ्री ऑनलाइन प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। तो ये दूसरा ऑप्शन इसका सही है। ई पाठशाला में जो तीन ऑप्शन दिए गए ये तीनों ही सही है, इसलिए सभी इसका ऑप्शन सही है। हर समय और हर जगह पर निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, एक वेब पोर्टल या मोबाइल ऐप जो छात्रों, शिक्षकों या माता और शोधकर्ताओं के लिए होते हैं। तो ये इसका सभी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, एक फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कोई भी नहीं, ये सभी हमारे पेएबल होते हैं जो सॉफ्टवेयर के नाम दिए गए हैं, तो इनमें से कोई नहीं, ये आंसर सही है। नेक्स्ट है, आईसीटी समेकित शिक्षा के लिए विषय वस्तु विश्लेषण की क्या आवश्यकता है? तो इसका जो ऑप्शन है ये सभी इसका आंसर सही है, इसीलिए इसका सभी ऑप्शन तीसरा वाला सही है। ओपन एजुकेशन रिसोर्स OER, इसमें जो तीन ऑप्शन है वो सभी सही है, इसीलिए इसका पहला जो दिया है सभी, हो सकता है लास्ट में भी आए आपके, तो ये सभी तीन के तीनों ऑप्शन इसके सही है। अगला है, ई सामग्री है, इसमें भी तीनों ऑप्शन सही है, ये सभी ई सामग्री से संबंधित ही ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट है, आईसीटी कैसे अधिगम शिक्षण और मूल्यांकन में सहयोग देता है? तो इसके भी तीनों ऑप्शन सही हैं, तो ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट है, आईसीटी से संबंधित है क्या? कल्पना करना। जो आईसीटी है वो कल्पना ही इससे संबंधित नहीं है, बाकी सारी चीज़ें जैसे प्राप्त करना ये इससे संबंधित है, सृजन इससे संबंधित है, पुनः प्राप्ति इससे संबंधित है, कल्पना इससे संबंधित नहीं है, तो ये हमारा ऑप्शन सही है। अधिगम एवं शिक्षण के लिए आईसीटी की क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये तीनों ही बातें इसके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आईसीटी जरूरी है, गुणवत्ता में सुधार के लिए आईसीटी जरूरी है, और पारंपरिक विधि में बदलाव के लिए, जो हम ट्रेडिशनल चली आ रही है उसके बदलाव के लिए भी आईसीटी सही है, इसलिए सभी ऑप्शन वाला ऑप्शन हमारा सही है इसका। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने के लिए बने रहें वीडियो पर, आगे भी और जानकारी मिलती रहेगी। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या यह कथन सही है राजनीतिक सत्ता और अधिकार में पुरुषों की तुलना और महिलाओं कम सक्षम है? तो इसके लिए ये चौथा वाला जो ऑप्शन है वो इसका सही है, नहीं वे सत्ता और अधिकार के पदों को संभालने में पुरुषों की तरह सक्षम हैं। तो ये ऑप्शन चौथा इसका सही है। अगला प्रश्न है, जेंडर के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो जेंडर पुरुषों और महिलाओं के बीच जैविक अंतर को दर्शाता है, ये ऑप्शन क्या है इसका सही है? तो ये ऑप्शन ये हमारा ये वाला दूसरा वाला क्या है, सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा
कोई कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता। तो कौन सा कार्य लिंग भेद को नहीं दर्शाता है? तो इसका जो सही आंसर है हमारा पहला वाला कि शेफाली पर्वतारोही बनने के लिए प्रशिक्षण ले रही है। यहाँ कहीं कोई मेल और फीमेल की बात नहीं हो रही है, इसलिए ये पहला ही ऑप्शन सही है इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन लड़कियों और महिलाओं के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, मतलब जेंडर से संबंधित नहीं है। तो लड़कियां या महिलाओं के पास नेतृत्व कौशल है और वे किसी पेशे में उत्कृष्टता प्रदान कर सकती हैं, ये इससे संबंधित क्या है, नहीं है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है इसका, ये निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? तो साथियों इसका ये जो दूसरा वाला वाक्य है ये सही है। लड़के और लड़कियों के साथ बराबरी का व्यवहार किया जाना चाहिए, तो ये वाला वाक्य हमारा इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, जेंडर और यौन के बीच अंतर क्या है? यौन सेक्स एवं जैविक अंतर है, जबकि जेंडर पुरुष और महिलाओं के बीच एक सामाजिक रूप से बनाया गया अंतर है। तो ये पहला वाला ऑप्शन है इसका जो वो सही है। नेक्स्ट है, पुरुषत्व और स्त्रीत्व के संदर्भ में क्या होता है? तो वो जेंडर होता है, मेल और फीमेल। तो फर्स्ट आंसर ही इसका सही है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा गुण लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए सही है? तो उपरोक्त सभी भावुक, मेहनती और स्वतंत्र तीनों ही आंसर इसके सही है, इसलिए पहला सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन लड़के या पुरुषों के बारे में एक जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है? तो पहला वाला जो ऑप्शन है, लड़के या पुरुष बच्चे पैदा करने के साथ साथ खाना भी बना सकते हैं, तो ये जेंडर स्टीरियोटाइप नहीं है, इसलिए ये आंसर सही है। कला समय के शिक्षा की गतिविधियों का वीडियो देखने के बाद कौन सी ध्वनियाँ उंगलियों से बनाई जा सकती हैं? तो बारिश की ध्वनि उंगलियों से हम उत्पन्न कर सकते हैं। कला समय के शिक्षा में कला को किस संदर्भ में लिया गया है? तो इसे एक शिक्षण शास्त्र का टूल माना गया है कला को, तो ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है, गणित की विभिन्न अवधारणाएं विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और भाषा को समेकित अधिगम के जरिए प्रभावकारी ढंग से पढ़ाया जा सकता है। इसके लिए जो ऑप्शन तीनों दिए गए हैं ये सही है, तो ये वाले, तो ये क्या है, सभी सही है इनके। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी कला प्रदर्शन कला नहीं है? तो चित्रकला प्रदर्शन की कला नहीं है, बाकी सबको हमें प्रदर्शन से बता सकते हैं। कला समय के शिक्षा के माध्यम से शिक्षक क्या विकसित कर सकते हैं? तो कला अनुलाभ के लिए गतिविधियाँ, ये कला अनुलाभ के लिए गतिविधियाँ इनको प्रदर्शित कर सकेंगे। इसके बाद है, समेकित का अर्थ है, इसका चौथा ऑप्शन सही है, विभिन्न पाठ्यक्रम क्षेत्रों के लिए साथ कला का संयोजन करना, ये समेकित का अर्थ है, तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, समेकित शिक्षा निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के लिए विकास में सहायक होती है? तो तीन क्षेत्र हैं, तीनों के लिए सहायक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन है सभी, तो सभी वाला ऑप्शन इसका सही है। कला रूपों के एकत्रीकरण के माध्यम से शिक्षकों द्वारा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, तो ये क्या है, नहीं किया जा सकता, ये गलत है, क्योंकि इसका मूल्यांकन किया जा सकता है, इसलिए ये गलत वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, विशेष जरूरत वाले बच्चे CWSN जिसे अपन कहते हैं को निम्न में से किसके माध्यम से आनंददायी अधिगम में लगाया जा सकता है? तो इसको कला समय के शिक्षा के माध्यम से, तो इसका कला समय के शिक्षा ही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है हमारा, कला समेकित गतिविधियाँ इनमें से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो जो भी कला समेकित गतिविधियाँ होती हैं वो हमारी अनुभव आधारित एक अधिगम है, उससे जुड़ी हुई रहती हैं, तो ये इसका सही आंसर होगा। तो साथियों, ये थे हमारे कुछ जो 18 मॉड्यूल हैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके कॉम्पिटेंसी टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको हम सही ढंग से लिखें। हो सकता है अगर आप चाहें तो इनके आंसरों को हम कॉपी पे नोट करके भी पढ़ सकते हैं, जिससे आपके नंबर बहुत अच्छे आएँ और आप अपने प्रशिक्षणों में सफल हों। आगे और प्रश्नों को जानने के लिए जुड़े रहें वीडियो पर।
कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट करें, अपनी राय दें और कैसे वीडियो में सुधार चाहते हैं वो भी हमें सजेशंस भी आप दे सकते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।